अगले दिन वो किम को छोड़कर पार्लर पहुंच गई। शी जिन वहाँ मौजूद था। इसके साथ दो अफराद और भी थे। एक तो शी का भाई था, दूसरा कोई गोरा था जिसका नाम इसने विज़ले बताया था। शी जिन ने उनका एक दूसरे से तारुफ करवाया तो विज़ले ने जॉय को बहुत गौर से देखा। इसकी आंखों में तहसीन भी नजर आई। फिर शी जिन ने ही मतलब की बात छेड़ी। जॉय हर सूरत में यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती है। इसकी ज़िंदगी और इज़्ज़त को यहाँ बहुत ज़्यादा खतरात का सामना है। ये किसी ऐसी जगह जाकर रहना चाहती है जहाँ इसे पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने का मौका मिल सके, और वो भी बहुत जल्द, क्योंकि खतरात इसके बहुत नज़दीक आ गए हैं। इस सिलसिले में ये आप दोनों से मदद की तलबगार है। क्या आप इसकी कोई मदद कर सकते हैं? शी जिन ने एक ही बात उन दोनों के सामने रख दी तो शी के भाई जी यांग ने एक नज़र वेज़ले को देखा और बोला, मिस्टर वेज़ले एक अमेरिकन टूरिस्ट हैं, न्यूयॉर्क में इनका अपना घर है। मैंने इनसे जॉय के बारे में बात की थी। मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इसका मुस्बत जवाब दिया। आप इनसे खुलकर इस बारे में बात कर सकते हैं क्यों मिस्टर वेज़ले? हाँ, जी यांग ने मुझे मिस जॉय के बारे में बताया था। गरचे मैं इन्हें बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन मुझे जी यांग ने कहा तो मैं बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सका। वजह ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी के लिए मिस्टर जी का एहसानमंद हूँ। एक टूर के दौरान उन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालकर मुझे बचाया था। इनके इस एहसान का बदला तो मुझ पर वाजिब है ना, इसलिए मैं पूरी कोशिश करना चाहता हूँ कि जो जी यांग ने कहा है उसे पूरा करने की कोशिश करूँ। मिस जॉय, मैं आपको अमेरिका भिजवा सकता हूँ। वहाँ न्यूयॉर्क में मेरा घर है। जाते हुए मैं आपको इसकी चाबी दे दूँगा। आप वहाँ जब तक चाहें रह सकती हैं। क्या इतनी मदद काफ़ी होगी आपके लिए? वेज़ले की नीली आंखें जॉय पर जमी हुई थी। बहुत शुक्रिया मिस्टर वेज़ले, इस वक्त ये बहुत बड़ी मदद होगी मेरे लिए। आप नहीं जानते कि आप इस वक्त कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं मुझ पर। अब बताइए कि मुझे फौरी तौर पर क्या करना है? जॉय ने इसकी तरफ एहसानमंदी से देखते हुए पूछा। पासपोर्ट और दूसरे ज़रूरी शनाख्ती कार्ड आप मुझे भिजवा दें, मैं आपके लिए वीज़े का बंदोबस्त कर देता हूँ। वीज़ा लगते ही आप जब चाहे रवाना हो सकती हैं, इसने तसल्ली देते हुए कहा। वीज़ा लगने में कितनी मुद्दत लगेगी अंदाज़न आप बता सकते हैं? 2 या शायद 3 दिन। आप ज़रूरी कागजात मुझे भिजवाएंगी तो मैं उसी दिन आपका वीज़ा फाइल कर दूंगा। इसके बाद जैसा कि मैंने कहा 2-3 दिन में वीज़ा लगकर पासपोर्ट आपको मिल जाएगा। फिर आप जब चाहें रवाना हो सकती हैं। वेज़ले मुस्कुराया तो जॉय ने भी इत्मीनान का सांस लिया। इसने तशक्कुर आमेज़ अंदाज में शी जिन और इसके भाई के सामने सर झुका लिया। तुम कुछ बोलोगे नहीं कोजू? कुछ तो कहो, क्या सोच रहे हो? अयाना ने इसकी तरफ पुश्त की जानिब बैठे बैठे सवाल किया तो कोजू ने लंबी सांस ली जो शायद कुछ लम्हों से रुकी हुई थी। अयाना, क्या हम यहाँ से कहीं और जा सकते हैं? किसी ऐसी जगह जहाँ के लोग हमें हमारी मर्जी से जीने दें, जहाँ हम पर कोई मजबूरी थोपी ना जा सके। इसके लहजे में मायूसी थी। अयाना भी सोच में पड़ गई। पूरे रांडा में तो शायद ऐसी जगह कोई भी नहीं है। किसी और मुल्क में हो तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम वहाँ जाने की हैसियत नहीं रखते। कुछ और सोचो। इसके बाद तो बस एक ही ठिकाना हो सकता है, वो है ये नीली झील। इसकी गहराइयों में हमें पनाह मिल सकती है। कोजू की आवाज़ बर्रा गई। फिर तो ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाएगी। कुछ ऐसा सोचो कि हम जिंदा भी रहें और महफूज भी। हमारी शादी को अभी दिन ही कितने गुजरे हैं। अभी तो हमें अपना घर बनाना है। हमारे बच्चे होंगे जिनकी कलकारियाँ घर में से गूंजेंगी। मैं तो ख्वाब देखती हूँ कि हम दादा दादी बन गए हैं और अपने बच्चों के बच्चों को गोद में खिला रहे हैं। इतना मायूस होने से तो सारे ख्वाब टूट जाएंगे। अयाना, हम जैसे लोगों को ऐसे ख्वाब देखने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि हमारे ख्वाब सिर्फ टूटने के लिए होते हैं। हमारी ज़िंदगी तो उन लोगों के पास गिरवी रखी होती है जो हमें अपनी मेहनत के बदले 2 वक्त की रोटी देते हैं, लेकिन मालिक वो ऐसे बन जाते हैं जैसे उन्होंने हमें खरीद लिया हो। हमारी ज़ात में कुछ भी वो हमारे इख्तियार में नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि ख्वाब देखने की भी इजाज़त नहीं होती। लानत है ऐसी ज़िंदगी पर। यह कहकर वो उठा और मायूसी से टूटे कदम रखता हुआ झोंपड़े से बाहर निकल गया। आजकल एक गोरा वहाँ आया हुआ था जो किसी टीवी चैनल का नुमाइंदा था। इसके इलाके की जंगली और आबी हयात पर कोई बहुत दासू किस्म की डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। इसके साथ एक फोटोग्राफर भी था। कोजू की ड्यूटी इसके साथ बतौर गाइड लगी हुई थी। वो सारा दिन इनका फोटोग्राफी का सामान उठाए मुख्तलिफ इलाकों में घूमता रहता। कुछ जानवरों की लाइफ और परिंदों की हरकत सिकनात के अलावा वहाँ की पूरी जंगल लाइफ को कवर कर रहे थे वो लोग। काफ़ी दिन हो गए थे कोजू इनके लिए बतौर गाइड काम कर रहा था और अयाना इनके खाने पीने का ख्याल रखने की जिम्मेदारी उठा रही थी। वो इन दोनों से बहुत खुश थे, अक्सर बख्शिश भी देते रहते थे
2-3 दिन से कोजू इन्हें झील पर ले जा रहा था। वो वहाँ पानी के नीचे और ऊपर फोटोग्राफी कर रहे थे। पानी के ऊपर और अतराफ में पाए जाने वाले तरह तरह के आबी परिंदे और पानी के नीचे पाई जाने वाली आबी हयात की फोटोग्राफी हो रही थी। कोजू न सिर्फ कश्ती चलाना जानता था बल्कि बहुत अच्छा तैराक भी था, इसलिए उनके लिए बहुत अच्छा मददगार साबित हुआ। वो जब रोज़ाना थका मांदा घर वापस आता तो अयाना के हाथ पर कुछ रकम रख देता जो इसे बख्शिश में मिली होती। अयाना ये सारी रकम जोड़ती जा रही थी और इसके हिसाब से वो अच्छी खासी हो चुकी थी। इसके जहन में इसका मुस्तकबिल शायद इन जोड़े हुए पैसों से कुछ बेहतर हो सकता था। हो सकता है इन्हें किसी वक्त बहुत मजबूर होकर कहीं भागना पड़े तो वो कुछ रकम हाथ में होना ज़रूरी होगा। रात बड़ी भयानक थी। तेज़ हवाओं के साएँ साएँ और इसके ज़ोर ज़ोर से टूटी चीखती शाहें, कभी किसी बड़े दरख्त के गिरने की आवाज़ और कभी तेज सनसनाने की आवाज़, ये सब डरा रही थी। तूफ़ानी बारिश और स्याह घने बादलों में बिजली की कड़क और चमक ने इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी परेशान कर रखा था। तमाम रात जंगल से जानवरों की भयानक आवाज़ें बिजली की कड़क के साथ मिलकर माहौल को और भी ज़्यादा भयानक बनाती रहीं। सुबह की रोशनी फैलने से पहले ही कोजू का बुलावा आ गया। उसको सुबह सवेरे झील पर शूटिंग करना थी। बारिश अगरचे रुक चुकी थी लेकिन गीले और नम माहौल के सबब कच्चे रास्तों पर चलना मुश्किल हो रहा था। कोजू भी मुश्किल कीचड़ में पैर रखता हुआ इनके हट तक पहुंचा। बाहर रुककर इसने पैरों से लिपटी कीचड़ में जोंके भी देखी जो इसका खून पी रही थी। इसे जलन महसूस हुई तो एक पुरानी शाख की मदद से वो कीचड़ छुड़ाने में मशगूल हो गया कि अंदर से टमोथी राबिन निकला। तुम आ गए कोजू, बस अभी हमें फौरन निकलना है। ये क्या हुआ? आज तो हर जगह कीचड़ ही मिलेगी। ये जोंके तुम्हारा खून पी जाएंगी। 1 मिनट रुको, मैं तुमको लॉन्ग बूट ला कर देता हूँ। वो अंदर गया और रबड़ के लॉन्ग बूट इसको ला कर दिए। साथ ही इसका फोटोग्राफर भी कंधे पर कैमरों का बैग और हाथ में इनके ट्राइपॉड लेकर बाहर आ गया। सुबह होने में भी कुछ देर थी। बादलों के सबब अभी अच्छी खासी तारीकी थी। बड़ी टार्च कोजू के हाथ में थी और वो इस रोशनी में झील की तरफ चले जा रहे थे। पीठ पर एक बैग था जिसमें खाने पीने के अलावा कुछ ज़रूरी चीज़ें भी थी। इसके हाथ में एक लंबे फल का बड़ा सा चाकू भी था जिससे वो रास्ते में आने वाली ऊंची घास और झाड़ियाँ भी हटाता जाता, क्योंकि तूफ़ानी बारिश ने घास, दरख्तों और झाड़ियों को हर जगह फैला दिया था, इसलिए रास्ता बनाना पड़ रहा था। सामने एक बड़ी सी झाड़ी रास्ते में फैली हुई थी। कोजू ने पहले की तरह हाथ घुमाया और इस बड़ी सी झाड़ी को हटाने के लिए इस पर वार किया। बस क़यामत आ गई। वो हैरान होकर अपनी बैंक ट्रांजैक्शन देख रही थी। पिछले 1 साल के दौरान इसके अकाउंट से बेतहाशा रकम निकाली गई थी। कुछ बड़े चेक्स की कापियाँ भी साथ लगी हुई थी जिन पर इसके दस्तखत मौजूद थे। ये चेक आर्थर ने इससे ये कहकर साइन कराए थे कि इनकी कंपनी कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू कर रही है। दूसरी 2 स्टेट्स में नए सुपर स्टोर खोलने थे जिन पर काम हो रहा था। इससे आर्थर पर पूरा भरोसा था कि वह नहायत खुश उसलूबी से कारोबार चला रहा था, जिसकी रिपोर्ट्स वो अक्सर खाने के टेबल पर उसे देता रहता। स्टेले बेकर्स इनका पुराना फाइनेंस मैनेजर था। इसके वालिद का इंतहाई काबिल एतमाद और दोस्त नवासा थी जो कभी कभी इनके घर भी आ जाता था। नैन्सी को प्यार से नीटो कहता था। इसके सिवा कोई इसे इस नाम से नहीं बुलाता था। आज वो बगैर किसी इत्तला इसके पास आ गया। इसने बड़ी खुशगवार हैरत से इसका इस्तकबाल किया। ओह मिस्टर बेकर, मैं तो समझ रही थी कि पापा के बाद आप अपनी नीनो को भूल गए हैं। आइए ना, क्या तुम्हारे पास कुछ वक्त है? मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बातें करना है और इस वक्त मैं इसलिए आया हूँ कि इन बातों को मैं आर्थर के सामने नहीं करना चाहता था। वो बोला तो नैन्सी को इसके लहजे की संजीदगी से अंदाज़ा हो गया कि मामला कुछ गंभीर है। आप इत्मीनान से बात कर सकते हैं अंकल। कहिए क्या बात है? नीनो की बात सुनकर उन्होंने ब्रीफ केस से कुछ कागजात निकाल कर इसके सामने रखे। ये पिछले 8 माह की बैंक ट्रांजेक्शन हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी रकमें आपके दस्तखत किए हुए चेक से निकाली गई हैं, लेकिन इनके खराजात का कोई हिसाब किताब नहीं दिया गया। मैंने मिस्टर आर्थर से इसके बारे में बात भी की, लेकिन उन्होंने कहा कि वो इस बारे में किसी को हिसाब किताब देने के पाबंद नहीं है। मैंने इनसे कहा कि कंपनी के हिसाब किताब मेंटेन करना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए ये कुछ ज़रूरी है। कुछ दिनों में टैक्स रिटर्न्स भी फाइल करना है, लेकिन उन्होंने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। मुझे लगता है कि इस बारे में तुम्हें थोड़ी तवज्जो देना ज़रूरी है। बल्कि मेरा ख्याल है कि अब तुम्हारा बेटा स्कूल जाने वाला हो गया है तो तुम्हें ऑफिस आकर मामलात को खुद संभालना चाहिए। उन्होंने शफ़क़त से कहा तो उसे अपने वालिद की याद आ गई। उदास लहजे में इसने कहा, अंकल आर्थर मेरा शोहर है और मुझे इस पर पूरा एतमाद है कि वो मुझे धोखा नहीं देगा, क्योंकि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और जानता है कि जो कुछ मेरा है वो सब उसका भी है, तो फिर वो मुझे धोखा देने की कोशिश क्यों करेगा? दौलत ऐसी चीज़ है कि बड़े बड़ों का ईमान डगमगा देती है। जैसा कि तुम कह रही हो शायद ऐसा ही हो, लेकिन फिर भी मेरा मशवरा है तुम आकर अपना कारोबार खुद संभालो ताकि
जो कुछ भी हो रहा है कम से कम तुम्हारे इल्म में ज़रूर हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री पढ़े पढ़े जंग आलूदा हो जाए। उन्होंने हल्के फुल्के लहजे में बात कहकर मामले की संगीनी को कम दिखाने की कोशिश की। अब ठीक कह रहे हैं अंकल, पापा ने मुझे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री इसलिए लेकर दी थी कि मैं उनका कारोबार संभाल सकूं। कुछ अरसा मैंने काम भी किया, लेकिन फिर शादी और बिनी की पैदाइश के बाद मैं इस तरफ तवज्जो नहीं दे सकी। आर्थर ने भी मुझे इस तरफ से इतना बेफिक्र कर दिया कि मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। लेकिन अब वो कहते कहते सोच में पड़ गई। लेकिन अब सोचना बहुत ज़रूरी हो गया है। और हाँ, जो कुछ मैंने कहा है बेहतर होगा कि फ़िलहाल तुम इसका जिक्र आर्थर से ना करो, बल्कि अचानक से ऑफिस आना शुरू कर दो और सारे मामला खुद देखो, क्योंकि वहाँ बहुत कुछ है तुम्हारे देखने के लिए। आप मुझे डरा रहे हैं बेकर अंकल, क्या बहुत कुछ गड़बड़ है? डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने दोस्त और इसकी लाडली बेटी के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन जानती हो मैं अपने तौर पर कुछ नहीं कर सकता। मालिक तुम हो, लेकिन वो इस वक्त अपने आप को इस पूरे कारोबार का मालिक शो कर रहा है, इसलिए पूरी मनमानी कर रहा है। तुम आओ और पिछले सालों के पूरे माली मामलात का ऑडिट कराओ, सब कुछ सामने आ जाएगा। बेकर ने इसे हकायक से आगाह करते हुए मशवरा दिया। जी अंकल, मैं जल्द ऑफिस आना शुरू करती हूँ। आपने मुझे इस खतरे से आगाह किया है जो मेरे वहम गुमान में भी नहीं था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आर्थर मुझे धोखा देने की कोशिश करेगा। मुझे लगता था कि वो मुझसे सच्ची और बेलौस मोहब्बत करता है, और फिर जो कुछ मेरा है वो सब कुछ उसका भी है, तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों अंकल? वो हांसी होगी तो बेकर ने हाथ उठाकर इसे तसल्ली देने की कोशिश की। देखो नीनू, तुम मेरे दोस्त की बेटी हो और मुझे बेहद अजीज हो। मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि तुम्हें कोई ऐसा नुकसान पहुँचाए जो तुम्हारी मुश्किलों को पहाड़ बना दे, लेकिन तुम जानती हो मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता जब तक तुम खुद हिम्मत ना करो। जज्बाती होकर धोखा खाने से बेहतर है कि हकायक पर तवज्जो दो कि तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का मुस्तकबिल महफूज रहे, वरना हाली हाथ रहकर इस दुनिया में इज्जत से जीना बहुत मुश्किल काम होता है, और तुम तो मुश्किलों की आदी भी नहीं हो। उम्मीद रखता हूँ कल या परसों तुम्हारी अपने ऑफिस में शानदार एंट्री होगी। मैं इस अरसे में जो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जमा करके रखूंगा और खामोशी से तुम तक पहुँचा दूंगा। और हाँ, तुम वहाँ मेरी ख़राब परफॉर्मेंस पर अच्छी तरह झाड़ पिलाने की कोशिश ज़रूर करना, ताकि आर्थर को शुबा ना हो। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? वो इतनी दिल बर्दाश्ता हो रही थी कि इसने नम हो जाने वाली आंखों को छुपाते हुए उनकी जवाब को सिर्फ असबात में सर हिला कर दिया। वो भी इसके लिए बहुत से वसवसे और मायूसियाँ छोड़कर रुखसत हुए। इसके अंदर जज्बात के बवर चल रहे थे और वो इनमें हचकोले खा रही थी। बहुत देर सोच में गर्क रहने के बाद आखिरकार वो एक फैसले पर पहुंच गई। इसे अपने और अपने बेटे के लिए हकायक का सामना करना ही पड़ेगा, चाहे वो कितने ही तल्ख क्यों ना हो। आने वाले वक्त की खूनहार तस्वीर इसके सामने आई तो इसका दिल एक लम्हे को धड़का, लेकिन इसने खुद को मजबूत किया और ठंडी सांस लेकर खड़ी हो गई। तो क्या वाकई पापा और जोनी? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। जोनी मेरी दोस्त है, मेरी उम्र की लड़की है। इसे पापा जैसी उम्र के मर्द में क्या दिलचस्पी हो सकती है? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसने जोर जोर से सर झटकते हुए अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन फिर हाथ में पकड़ी हुई रसीदों को आंखों के बिल्कुल करीब लाकर गौर से इन्हें देखा। वो ऐसा खुला सच था जिसे वो चाह कर भी जुटला नहीं सकती थी। क्या मामा ठीक कह रही थी? इन्हें जोनी पर शक था, जिसे मैं जुटलाती रही, और पापा इन्हें इस उम्र में ये क्या हरकतें सूझ रही हैं। इन्हें एक लम्हे को भी ख्याल नहीं आया कि जब मामा को और मुझे इस बात का पता लगेगा तो वो कैसे वजाहत दे पाएंगे, लेकिन वजाहत तो उन्हें देना पड़ेगी, और जोनी को भी। पहले तो मैं इससे पूछूंगी कि हमारे घर में इसने क्या तमाशा लगा रखा है। इसने अपना फ़ोन उठाया और जोनी को फ़ोन करने का इरादा किया। फिर एक लम्हे को वो सोच कर रुकी। नहीं, इस तरह की बातें फ़ोन पर करने की नहीं होती। मैं इससे बराह रास्त बात करूँगी। ज़रा ये भी तो देखूं इस तरह बात खुल जाने पर इसके तासुरात क्या होते हैं। वो शर्मिंदा होती है या फिर डीट रहकर इस बात का बबांगे दोहल इकरार कर लेती है। कल यूनिवर्सिटी में इससे बात करती हूँ। इसने सोचते हुए सर हिलाया। फिर इसे ख्याल आया कि जोनी तो कई दिनों से यूनिवर्सिटी आ ही नहीं रही, कल भी नहीं आएगी तो फिर क्या होगा? कोई बात नहीं, वो होगी तो यही ना, फ़ोन करूँगी, इसे मिलना तो पड़ेगा। फिर इसे अपनी मामा का ख्याल आया। वो किस कदर खामोश, अपने आप से बेगाना से लग रही हैं। इस शदीद सदमे ने इन्हें तोड़ फोड़ कर रख दिया है। इनके एहसासात ने किरची किरची होकर इन्हें शदीद जख्मी कर दिया है। मैंने भी तो इनका यकीन ना करके इन्हें कितनी तकलीफ पहुंचाई है। वो हड़बड़ा कर उनके कमरे की तरफ गई, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। खूबसूरत सजा बना, रोशन और महकता हुआ वो बेडरूम उनकी नफीस तबीयत का आइनेदार था और इस वक्त खाली था। इसने इधर उधर तलाश किया तो वो कहीं नजर नहीं आई। इसने उन्हें आवाज़ें देना शुरू कर दी, लेकिन जवाब नहीं आया। वो दौड़ती हुई नीचे आई तो गेस्ट रूम का दरवाज़ा बंद नजर आया। बेताबी से दरवाज़ा खोला तो वो कोने में रखी कुर्सी पर नजरें झुकाई बैठी नजर आई। चेहरा सता हुआ, उंगलियां इस तराबी कैफियत में मरोड़े जा रही थी। मामा आप ठीक है ना? बताएं आप ठीक है ना? इसने ये सवाल कई बार किया, लेकिन राबिया ने ऐसा जाहिर किया जैसे वो सुन ही नहीं रही। फिर इसने आगे बढ़कर इन्हें झंझोर डाला। मामा
मामा प्लीज़ कुछ तो बोले, कुछ तो कहें। इसने उनके दोनों हाथ पकड़कर इन्हें झंझोड़ा तो उन्होंने सर उठाकर इसे जख्मी नज़रों से देखा। उनकी नज़रों में ऐसी दर्दनाक वीरानी नजर आई कि वो हिल कर रह गई। इसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। आई एम सॉरी मामा, वेरी सॉरी। आपने कितनी मरतबा कहा, लेकिन मैंने आपकी बात पर यकीन नहीं किया। बल्कि मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। इस जोनी की बच्ची की तो मैं ऐसे खबर लूँगी कि दिन में तारे नजर आ जाएंगे। और पापा के बारे में तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। इस उम्र में बेटी के दोस्त के साथ अफेयर चलाएंगे। इन्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई। वो फिर रोने लगी। लेकिन इसकी ये सारी बातें सुनकर रबिया की कैफियत में कोई तब्दीली नहीं आई। वो इस तरह पत्थर बनकर बैठी रहीं जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। सारा काफ़ी देर उनके पास बैठी रोती रही और फिर उठकर चली गई। उससे दुख, मायूसी की अजब सी कैफियत थी जो बढ़ती ही जा रही थी। अब इसे जोनी से मिलने की बेचैनी थी। जी चाह रहा था कि वो सामने आ जाए तो वो इसको जीभ भर कर मारे पीटे, फिर इससे पूछे कि ये क्या गुल खिलाया उसने। दोस्त की पीठ में हंजर गोंप दिया, इसकी मोहब्बतों का ये सिला दिया। लानत हो तुझ पर। वो रोती जा रही थी और कमरे में बेकरारी से टहल रही थी।